तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? ह्यूमन हेल्थ की, यानी हेल्थ क्या होती है, हेल्थ अफेक्ट कैसे होती है, एंड जब हेल्थ अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली बीमारियां होंगी, यानी डिजीज कौन कौन सी होती हैं, और जब डिजीज हो जाएगी तो उसके सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट अगर है तो कैसे होगा। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में, और हमारा इम्यून सिस्टम के सारे फंक्शंस कैसे हैं और पूरा का पूरा वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। और इस चैप्टर के एंड में जाएंगे हम दो बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, दैट इज एड्स एंड कैंसर। एड्स एंड कैंसर पढ़ने के बाद फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, यानी चरस, अफीम, गांजा, मैरिजुआना वगैरह वगैरह, यानी ड्रग्स जो होती हैं इनके प्रोडक्शन कैसे होती है, कहां से ये ऑब्टेन होती हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनको इनटेक करने का तरीका क्या होता है, वगैरह वगैरह। एंड देन एंड में हम अल्कोहल के बारे में, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, मतलब इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। और फिर इन द एंड ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे अगर किसी को ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज हो जाता है तो उसको कैसे छुड़ाया जा सकता है और इन सब चीजों से दूर कैसे रहा जा सकता है। तो मतलब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग हेल्थ। क्या ही डालना है? हेल्थ। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या है हेल्थ और कैसे डिफाइन करेंगे हेल्थ को। तो हेल्थ होता है टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। मतलब अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है तब उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एक हेल्दी पर्सन कंसीडर करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे फिजिकल फिटनेस की, तो क्या होती है फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी बॉडी के ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हो और उनकी डेवलपमेंट भी प्रॉपर हुई हो, तब इसको हम एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। और इसकी क्राइटेरिया क्या है? अगर हम बात करें इसके आगे की क्राइटेरिया की, तो मैंने बोला मेंटल। मेंटल का मतलब जो पर्सन है वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए। मेंटली स्टेबल यानी दिमाग प्रॉपरली काम कर रहा हो। दिमाग कैसे काम कर रहा हो? प्रॉपरली काम कर रहा हो, अनस्टेबल दिमाग ना हो। ठीक है ना। दूसरी बात, हमारे पास जो तीसरी क्राइटेरिया है वो सोशल फिटनेस है। सोशल फिटनेस का मतलब होता है कि आपका इंटरेक्शन या आपका व्यवहार या बिहेवियर बाकी के लोगों के साथ कैसा है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो। मतलब आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? गुड इंटरेक्शन विद अदर्स, या फिर आप बोलो आपका बिहेवियर दूसरों को लेकर के अच्छा होना चाहिए, तब हम आपको एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। ओवरऑल आपने जितनी क्राइटेरिया हेल्थ के लिए देखी हैं, इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना हम जैसे इंसानों की बस की बात नहीं है, तो हम सब अनहेल्दी हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सारी क्राइटेरिया फिल भी कर लें तो जो सोशल हेल्थ है ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक। अगर हम बात करें, आप सुना जानते हैं, ये तो मॉडर्न डेफिनेशन हुई, मतलब आज के समय में हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्थ को डिफाइन करने की कोशिश पहले नहीं की गई थी, पहले भी की गई थी। और पहले जिसने किया था उनका नाम था अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स। क्या नाम था उनका? हिपोक्रेट्स, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। ठीक है ना। जब आप एमबीबीएस में जाओगे ना तो आपको एक ओथ लेनी पड़ती है, शपथ, कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, किसी पेशेंट का ओवर ट्रीटमेंट या किसी का ट्रीटमेंट से कम जितनी जरूरत थी उतना ट्रीटमेंट ना करेंगे, किसी से एक्सेस चार्ज करना,
या हाँ किसी से एक्सेस चार्ज करना, या जो है बेईमानी करके ट्रीटमेंट करना, या गलत मेडिकेशंस देना, ऐसे सब काम करने, या ऑर्गन बेचना होता ना ऐसे, ये सब मतलब सिंपल शब्दों में गलत काम हम नहीं करेंगे तो ओथ ली जाती है, और उस ओथ को हम क्या बोलते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। बस ये ली जाती है, फॉलो नहीं की जाती है। ठीक, हिपोक्रेट्स और एंशिएंट आयुर्वेदा, एंशिएंट आयुर्वेदा, यानी ये दो लोग जो थे इनका कुछ मानना था, और जो मानना था उसको भी हम देख लेते हैं। इनका मानना यह था कि अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर, ह्यूमर मतलब फ्लूइड, क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं, और उन फ्लूइड का बैलेंस होता है शरीर के अंदर। अगर वो फ्लूइड बॉडी के अंदर बैलेंस्ड हैं तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। मतलब इन healthy person there is balance in certain humor, certain humor, और जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन जो हेल्दी हैं उनके शरीर के अंदर कुछ फ्लूइड होंगे, और उन फ्लूइड में क्या मिलेगा? इनको बैलेंस देखने को मिलेगा, तब जाकर के उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल 4 ह्यूमर्स की बात की थी। कितने कितने ह्यूमर्स की बात की थी? 4 ह्यूमर्स की। अगर हम बात करें 4 ह्यूमर्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल, दूसरा था येलो बाइल, तीसरा इन्होंने बोला था भैया ब्लड होता है, और चौथा इन्होंने बोला था फ्लेम। इसी को फ्लेम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इस लास्ट वाले का मतलब नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं बलगम। ठीक है ना, तो आप सुना जाता है कफ बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेम। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर ये सब बैलेंस हैं चारों के चारों, तब वो पर्सन कैसा होगा? एक हेल्दी पर्सन। अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स एंड एंशिएंट आयुर्वेदा, अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है, लेट से अगर किसी पर्सन के अंदर क्या हो गया? ब्लैक बाइल बढ़ गया है, तो उस पर्सन को हॉट पर्सनालिटी बोलेंगे। हॉट पर्सनालिटी, इसका मतलब कि पर्सन को क्या है? फीवर है। उस पर्सन को क्या है? फीवर, ठीक है ना। तो हॉट पर्सनालिटी यहाँ तारीफ नहीं है, हॉट मतलब वही गर्मी वाला, और फीवर यहाँ मतलब है। ये सब बातें कहां पे थी? एंशिएंट आयुर्वेदा एंड हिपोक्रेट्स के अंदर। अगर मैं बताऊं ना, हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हिपोक्रेट्स ही पहले बंदे थे जिन्होंने डिजीज का कुछ कॉज बताया था कि भैया बीमारियां जो होती हैं उसका कुछ फिजिकल कॉज होता है, कुछ साइकोलॉजिकल कॉज होता है, जिसके कुछ कारण होते हैं हमारे शरीर में, कुछ डिस्टर्बेंस होती है हमारे शरीर में, तब जाकर के बीमारियां होती हैं। और उसका ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश इन्होंने की थी। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोली थी, अगर किसी का आप सही से इलाज करना चाहते हो तो सबसे पहले उससे पूछ लो कि जिस वजह से बीमारी हुई है वो आदतें छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने पहली बार ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पहली बार बीमारियों को ऑब्जर्व करना या देखना शुरू किया, और बीमारियों का कॉज पता करना शुरू किया। इससे पहले हम क्या मानते थे? इससे पहले हम मानते थे कि यह हमारे पुण्य और पाप का नतीजा है, और हम मैजिक पर बिलीव करते थे। बाबा ओझा लोग ये बीमारियां ब्लैक मैजिक वगैरह पे, या मैं बोलूं ज्यादातर लोगों का भरोसा यह था कि अगर किसी को बीमारी हो रखी है, अगर किसी को बीमारी हो रखी है तो उसका बीमारी का कॉज क्या है? कि उसने अपने जीवन में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, और बीमारी जो है उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। तो ऐसे लोगों का मानना था। और हाँ, हिपोक्रेट्स के बाद से ही धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी थिंकिंग बदली थी, और इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। बट आपको पता है ये बातें भी कहीं ना कहीं आगे चल के फेल होंगी, और इसको रिजेक्ट करने वाले कोई और नहीं, एक फेमस इंसान
जिनका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। अगर हम विलियम हार्वे की बात करें, ये है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कौन है ये? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बताओ, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर बात? अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली भाई फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही कुछ बताया होगा। तो एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया वर्टिब्रेट्स के अंदर। और इन्होंने इस काम के साथ साथ एक और काम किया था, मेजर्ड द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। मतलब बहुत सारे लोगों का बॉडी टेम्परेचर में मेजर किया, और बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। और ये कंक्लूजन क्या था कि अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है तो उसके पास भी क्या है, हैव नॉर्मल टेम्परेचर, हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो भाई साहब जो हिपोक्रेट्स कर रहे थे वो बातें क्या हो गई, गलत हो गई। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी का ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है तो उसका टेम्परेचर क्या हो, बॉडी का बढ़ा हुआ हो। मतलब इस तरीके से इन्होंने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, रिजेक्टेड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर की स्पेलिंग गड़बड़। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अच्छा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी? यही थी जो पीछे था ना, देयर इज अ बैलेंस इन सर्टेन ह्यूमर। इसी को हम गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोलते थे। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई कि हमने बीमारी मतलब हेल्थ क्या होती है, और उसके बाद हेल्थ को डिफाइन पहले के टाइम पे कैसे किया गया था और आज के टाइम पे कैसे किया जाता है। अगर यहां तक हो गया हो तो आगे चलेंगे और आगे एक छोटी सी चीज सीखेंगे, डिजीज क्या होती है। अगर हम बात करें बच्चे डिजीज, तो वैसे तो डिजीज दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक है डिस और एक है ईज। डिस ईज का मतलब होता है डिस्कंफर्ट। डिस ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं सीधा, डिस्कंफर्ट। अगर हम डिजीज को डिफाइन करें तो डिजीज क्या है, एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन अफेक्टेड। यानी जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन की फंक्शनिंग क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। आप अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, यानी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं,
दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज। ठीक, चलो अगले पेज पे। ठीक, अगर हम आगे चलें तो भाई साहब जो पर्सन बीमार होगा यानी डिजीज पर्सन मैनिफेस्ट, क्या मैनिफेस्ट करेगा भाई साहब? साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स। मतलब जो पर्सन बीमार होगा उसमें कुछ चीजें आपको दिखेंगी और वो क्या है? साइन एंड सिम्टम्स। जो चीजें आपको दिखेंगी यानी ऑब्जर्वेबल चेंज, क्या बोला मैंने? ऑब्जर्वेबल चेंज इन डिजीज पर्सन, यानी अगर डिजीज पर्सन की बॉडी में कोई चेंज ऐसा है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो उसे साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? साइन। जैसे क्या क्या हो सकता है साइन? जैसे बॉडी पर रैसेस हो जाएं, आप देख सकते हो। इसके अलावा ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तो आप इसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। यानी जो चीजें आपको क्लियरली बाहर से विजिबल हो वो हम कहां काउंट करते हैं? साइन में काउंट करते हैं। लेकिन सुनना ध्यान से, सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स ओनली फेल्ट बाय पेशेंट, यानी ये सारी चीजें केवल पेशेंट महसूस कर सकता है, सामने वाला देख के फील नहीं कर पाएगा। तो भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पेशेंट बस महसूस कर सकता है? जैसे हेडेक, भाई साहब पेशेंट मुझे बताएगा तो मुझे लगेगा ठीक है हेडेक हो रहा होगा, लेकिन वो हेडेक मैं सामने वाले का महसूस नहीं कर सकता, वो तो बस उसी को पता होगा क्या हो रहा है। इसके अलावा कोई भी एक हो, मतलब पेन वगैरह हो, फीवर हो, ये सब चीजें आप देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये बस पेशेंट को एक्चुअली में फील होंगी। हाँ, फीवर आप मेजर कर सकते हो। आपको फीवर है, मैं यहां खड़ा होकर देख रहा हूं, मुझे पता चल जाएगा कि आपको फीवर है। तो उसके लिए मेजरमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम सेंस कर पाते हैं कि फीवर है या नहीं है। तो अगर हम बात करें क्या मैनिफेस्ट मतलब शो करना, मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है? शो करना या दिखाना। मतलब ये जो सिम्टम्स होते हैं ये ऐसी समस्याएं हैं जो एक पेशेंट के दिल की फीलिंग है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो अपने दिल की फीलिंग, अपने अंदर की भड़ास सारी निकाल देता है और डॉक्टर उसको समझ के फिर उसका क्या करता है? इलाज करता है। तो कहने का मतलब कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसके बेसिस पर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम डिजीज को चल रहे हैं क्लासिफाई करने, करें? हाँ चले भाई साहब। तो क्लासिफाई करते हैं डिजीज को। अगर हम बात करें डिजीज की तो भाई साहब हमारे पास डिजीज दो ही तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो ही तरीके की। और वो दो ही तरीका कौन कौन सा है? एक है कंजेनाइटल, ये है विरासत में मिली हुई चीज। ठीक, ये क्या है? विरासत में मिली हुई चीज। और दूसरी हमारी है एक्वायर्ड। क्या है? एक्वायर्ड डिजीज। मतलब ये आपने अपनी मेहनत के साथ कमाया है। तो आपने जब पूरी शिद्दत के साथ मेहनत किया तो जो आपको बीमारियां मिलेंगी वो होंगी एक्वायर्ड, और जो आपके पास जन्म से हैं और आपको विरासत में मिली हैं वो होती हैं कॉन्जेनाइटल। अब ये अगर हम बात करें तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी ये बर्थ से मौजूद होंगे। अब क्या हुआ कि जो बर्थ से मिलने वाली बीमारियां हैं वो भी दो हैं। एक जिसमें मम्मी पापा का कंट्रीब्यूशन होता है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर आप लोग टेबल बनाने की सोच रहे हो तो मेरे बनाने के बाद बना लेना,
अदरवाइज आप फिर बोलोगे कि सर एडजस्ट नहीं हो रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो इन बीमारियों की लिस्ट में कौन कौन आता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बस नाम आपको पढ़ना है ताकि कहीं आए तो याद रहे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस में लिखूंगा नहीं, ठीक है, मतलब होती है वो भी, बुरा मत मानना, बट कलर ब्लाइंडनेस आप लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी होती है वो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये आपकी खराब किस्मत है कि जब आप प्रेगनेंसी में थे तो वहीं आप क्या हो गए, डीफ, वहीं आप क्या हो गए, ब्लाइंड, समझ रहे हो ना, ऐसी चीजें, या हो सकता है कोई बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर ना डेवलप किया हो, ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, तो वो सारी कहां आती हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। बस, तो क्या है, अगर हम बात करें तो डीफ एंड ब्लाइंड जो है ये क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्वायर्ड डिसऑर्डर की, तो एक्वायर्ड डिसऑर्डर जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कम्युनिकेबल, और दूसरे हैं नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो घर वालों की बीमारी के बारे में बातचीत है वो क्लास के बाद हो सकती है। तो अपने एंसेस्ट्रल बीमारी के बारे में सबको बताना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होते हैं, इसको हम इन्फेक्शियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा होगा, मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। और ये क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। अगर हम बात करें तो यहां क्या होता है भैया, स्प्रेड बाय कांटेक्ट, या स्प्रेड थ्रू पर्सन टू पर्सन, यही बोल सकते हो, स्प्रेड थ्रू पर्सन टू पर्सन, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होती है ये। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डू नॉट स्प्रेड। तो भाई साहब देखो, नॉन इन्फेक्शियस को हम यहीं खत्म कर देते हैं। इसमें जो बीमारियां आती हैं, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, मतलब हार्ट में कोई समस्या हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें डेफिशिएंसी डिजीज, कौन सी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन वगैरह की कमी हो गई, तो भैया ये आपके अंदर हुई है ना। आपके अंदर कमी होने से आपसे घर में या आपके कांटेक्ट में रहने वाले किसी लोग को क्या फर्क पड़ता है, सही बात है ना, तो आपसे ट्रांसफर वो नहीं होंगे, क्लियर बात। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे डायबिटीज हो गई, तो वैसे तो कुछ हद तक इसका जेनेटिक भी रोल होता है, बट मोस्टली हम इसको कहाँ, नॉन कम्युनिकेबल में ही काउंट करते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज की, तो ये फर्दर हमारे पास दो तरीके की होती है। पहला होता है कॉन्टेजियस, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेजियस। कैसा, नॉन कॉन्टेजियस। अगर हम कॉन्टेजियस की बात करें तो स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब अगर आपका बीमार दोस्त आपसे आके चिपकने लगे तो ये बीमारी फैल जाएगी। जैसे रिंग वॉर्म, अगर दोस्त को खुजली है, रिंग वॉर्म क्या होता है, खुजली,
तो अगर दोस्त को खुजली हो रखी है और वो आपके साथ रहता है, आपके करीब रहता है, तो वो खुजली आपको ट्रांसफर हो सकती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए रिंग वर्म, ठीक। और क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, कांटेक्ट से फैलती हैं, यानी एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से ये स्प्रेड हो जाएंगे। अब सुना ध्यान से, स्प्रेड थ्रू इनडायरेक्ट, कैसे स्प्रेड होती है, इनडायरेक्टली। जैसे मलेरिया हो गया, क्या हो गया एग्जांपल के लिए, मलेरिया। अब सुना ध्यान से, यहां मलेरिया में कोई कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट नहीं होता है। एक मॉस्किटो है, एक मॉस्किटो है जो आपको बाइट करेगा और किसी दूसरे की बॉडी से आपकी बॉडी में पहुंचा देगा। मतलब अगर मान लिया एक बीमार पर्सन को एक मॉस्किटो ने जाके बाइट किया था और फिर वही आपको आके बाइट कर ले, तो उस बीमार पर्सन से बीमारी आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब यहाँ कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है, मॉस्किटो आगे खुद देके जा रहा है आपको फ्री में। तो ये क्या है, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज है। अब यहाँ कुछ बातें अगर हम बात करें, अच्छा एक नॉन कम्युनिकेबल में एक और चीज यहाँ ध्यान रखना, जैसे कैंसर है, ये यहीं आता है। अगर हम बात करें, यहां में लिखना कुछ चीजें, जैसे मोस्ट डेंजरस नॉन कम्युनिकेबल, मोस्ट डेंजरस नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसका नाम है कैंसर। क्या है, कैंसर। और मोस्ट डेंजरस कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो है एड्स। और इन दोनों के बारे में हमें आगे चल के पढ़ना है, नोट डाउन करो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सुना ध्यान से, आपने समझा बीमारियों के बारे में। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, हेल्थ अफेक्टेड बाई, यानी हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है। तो भैया हेल्थ अफेक्ट करने के लिए हमें कुछ कारनामे करने होते हैं, और उसमें सबसे पहला कारनामा जो हम नहीं, वो पहले से ही किया हुआ होता है हमारे एंसेस्टर के द्वारा, जेनेटिक डिसऑर्डर। सही बात है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया या आपके एंसेस्टर ने ध्यान नहीं दिया, तो बस बीमारी हो गई, आप तक पहुंच गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के साथ साथ ये भी विरासत में आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा होता है इन्फेक्शन। इसमें आपके पेरेंट्स का रोल नहीं होता है, आप कहां जाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, उसके बेसिस पर आपको हो सकता है। और तीसरा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब खाना पीना रहना, ठीक है, ये सब कहां आता है, लाइफ स्टाइल में आता है। तो कहने का मतलब अगर ये सारी चीजें आपकी गड़बड़ हैं तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और अगर हेल्थ खराब हो सकती है तो क्वेश्चन सर खराब होना तो बता दिया, तो गुड हेल्थ मेंटेन कैसे करेंगे, गुड हेल्थ मेंटेन्ड बाय, कैसे कैसे कर सकते हैं भाई साहब। पहला, पर्सनल हाइजीन, यानी खुद की साफ सफाई रख लें। पब्लिक हाइजीन, यानी पास पड़ोस भी साफ सुथरा रहे, तभी तो होगा। और क्या करना है, एक्सरसाइज। ये सब अगर आप करोगे तो गुड हेल्थ मेंटेन हो सकती है, बट गारंटी नहीं है। अगर हम एक और छोटी सी चीज की बात करें, पैथोजन,
ये पैथोजन वही प्राणी है जो हमारे जीवन को परेशान या तंग करके रख रखा है। पैथोजन हम उन सारे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो डिजीज करते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। और हम इन पैथोजन को हिंदी में प्यार से जीवाणु बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इनको? जीवाणु। एक हिंदी पता थी तो लिख दिया। अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकते हैं भाई साहब? बैक्टीरिया हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, ये फंजाई हो सकता है, ये प्रोटोजोआ हो सकता है, ये हेलिमेंथ हो सकता है, ETC, ठीक है। तो अब जो है आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, यानी आपको एक आइडिया मिल गया इस चैप्टर का, हेल्थ क्या होती है, बीमारी क्या होती है और बीमारी के टाइप्स क्या होते हैं। अगली क्लास से हमारा जो गोल रहेगा वो है इम्यूनिटी को समझना। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने पहले डिजीज पढ़ा रखा है, डिजीज वाला पोर्शन। वैसे कल डिसाइड कर लेंगे, बाकी मैं चाह रहा हूं पढ़ाना क्या पहले, इम्यूनिटी वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी वाला पोर्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिजीज वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो जैसा भी होगा वो अगली क्लास में देख लेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं अगले एपिसोड में।